हेलो बच्चों। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेव्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। वेव्स का मतलब लहरें। आपके पीछे लहरें उमड़ रही हैं, ठीक है? तो इनकी स्टडी करेंगे हम लोग। वेव्स क्या चीज है? तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ वेव्स से। बेटा अब केवल दो दो चैप्टर हमारे बचते हैं, एक वेव बचता है और दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। स्पेस सीरीज एकदम अपने एंड के पास पहुंच गई है, एकदम पास पहुंच गई बेटा, ठीक है ना? तो बहुत जल्दी आपका सारा सिलेबस 11th क्लास का खत्म हो रहा है। स्कूल में आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? तो जितना मैंने पढ़ाया है आपको यहां पर, ठीक है, पूरी 11th क्लास का सिलेबस लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। और उन चीजों के बलबूते आप चाहो तो स्कूल में अच्छा एग्जाम परफॉर्म कर सकते हो। डेरिवेशंस भी हम लोगों ने करी है बहुत सारी, डेफिनेशंस भी पढ़ी है हमने बहुत सारी। और आप चाहो तो उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके आप मेंस या फिर नीट भी क्लियर कर सकते हो। इतना कंटेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, लेकिन मेहनत लगेगी। केवल लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना? मेहनत करोगे सिलेक्शन जरूर होगा। ये पीडब्ल्यू का वादा है आपसे, फिजिक्स वाला की टीम का वादा है आपसे। जो कंटेंट हम देते हैं दैट इज इनफ फॉर योर सिलेक्शन। सिलेक्शन ड्रिवन अप्रोच है बेटा, पढ़ो और सिलेक्शन पाओ। तो बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ वेव्स की हम बात करते हैं। बेटा वेव होती क्या है सबसे पहले समझे तो वेव बेटा एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। एक जगह पर डिस्टरबेंस हुई और वो डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रही है, एनर्जी और मोमेंटम को कैरी कर रही है, एनर्जी और मोमेंटम को कैरी कर रही है, ठीक ना? तो वेव क्या है बेटा? वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव इज अ डिस्टरबेंस which carry energy and momentum without actual transfer of matter. Wave is a disturbance which carries energy and momentum without actual transfer of matter. एनर्जी और मोमेंटम चलता है लेकिन मैटर नहीं चलता। जैसे कि मान लिया मेरे हाथ में एक डस्टर है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, डस्टर नहीं स्टेपलर लेते हैं। स्टेपलर मेरे हाथ में रहा, देखो स्टेपलर है, और मैंने उठाकर फेंक दिया। अब ये जो स्टेपलर है ये हवा में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको कैच करने लपक रहे हो, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है यहां पर? जब ये स्टेपलर मूव कर रहा है, जब ये स्टेपलर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो ये अपने साथ एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कैरी कर रहा। काइनेटिक पहले यहां पर थी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, वो एनर्जी को कैरी कर रहा है पहली बार। और मोमेंटम को भी कैरी कर रहा है क्योंकि इसके पास मोमेंटम भी है। मोमेंटम भी चलता हुआ दिख रहा है आपको, एनर्जी चलती हुई दिख रही है आपको। तो क्या ये एक वेव है? नहीं, ना मुन्ना ना, ये वेव नहीं है, ठीक है? क्यों भैया वेव नहीं है? बिकॉज यहां पर ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है और हम कह रहे हैं वेव में विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर वेव को प्रोपोगेट करना है। तो यहां पर होता क्या है? देखो आप ऐसे समझो, डोमिनोज इफेक्ट समझ सकते हो। बहुत सारे डोमिनोज लगा दिए आपने। डोमिनोज तो देखे ना आप लोगों ने, ऐसे ऐसे डब्बे से बने होते हैं, ठीक है? आपने ऐसे बहुत सारे डब्बे साथ में खड़े कर दिए, ठीक है? अगर एक डब्बे को आप धकेलते हो और वो गिरता है तो वो दूसरे वाले को गिरेगा, दूसरे वाला तीसरे वाले को गिरेगा, तीसरे वाला चौथे वाले को गिरेगा, चौथे वाला पांचवें वाले को गिरेगा, और इस तरीके से सारे के सारे डोमिनोज गिर जाएंगे, सारे डोमिनोज गिर जाएंगे। इसको होता है डोमिनो इफेक्ट, राइट? एक गिरा तो सारे गिरते हुए चले जाएंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना बेटा, हमने एनर्जी और मोमेंटम दिया पहले वाले को, हमने पहले वाले को डिस्टर्ब किया और उसको एक एनर्जी और उसको एक मोमेंटम दिया, ठीक है ना? और वो एनर्जी और मोमेंटम इन डोमिनोज में आगे की तरफ कैरी हो रहा, तो हमें एनर्जी और मोमेंटम चलते हुए दिख रहे। लेकिन जो पहले वाला डोमिनो है वो अपनी ही जगह पे गिरा हुआ होगा, वो यहां से चलकर आगे नहीं जा रहा, वो खुद चलकर आगे नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पर ही गिरा पड़ा है, वो अपनी जगह पर ही गिरा पड़ा है। आई बात समझ में? क्योंकि पहला डोमिनो अपनी जगह पर ही गिरा पड़ा है,
इसीलिए इसीलिए यहां पर एनर्जी ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक वेव बोलेंगे। इनफैक्ट ये एक वेव नहीं, ये एक वेव पल्स है। ये क्या है बेटा, एक वेव पल्स है। एक बार ही एनर्जी गई है, एक बार ही एनर्जी या मोमेंटम ट्रेवल किया है। ये एक एनर्जी, एक वेव का पल्स है कि आपने एक पल्स देके छोड़ दिया तो एक बार ही वो आगे की तरफ ट्रेवल कर गया। एनर्जी का बेटा ये क्या है, एक पल्स है। अगर आपको बार बार इसमें ये एनर्जी ट्रेवल करवानी है, बार बार इसमें चाहते हो कि एनर्जी ट्रेवल करे और आप एक वेव ट्रेन पैदा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अगर डोमिनो को दोबारा गिराना है, अगर डोमिनो को दोबारा गिराना है तो उसको उठाना पड़ेगा। डोमिनो को अगर दोबारा गिराना है तो उसको उठाना पड़ेगा। तो हम कह रहे कि अगर आपको किसी सिस्टम के अंदर एक वेव ट्रेन पैदा करनी है तो उस सिस्टम में एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जब आप उसको डिस्टर्ब करो तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आए, ताकि आप उसको दोबारा से डिस्टर्ब कर सको। तो यहां से जब आप डिस्टर्बेंस करते जाओगे वो रिकवर करती जाएगी और वो पूरा सिस्टम ही इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और आपके द्वारा दी गई डिस्टर्बेंस में एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल होती हुई चली जाएगी। इसको कहते हैं बेटा वेव, या फिर ट्रैवलिंग वेव भी इसको बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है ना। और हमने कहा कि एक ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव बनाने के लिए, वेव बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। पहली है इनर्शिया और दूसरी है इलास्टिसिटी, ठीक है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्या है वो दो चीजें, एक आप और एक हम, है ना भाई। तो क्या है वो दो चीजें, एक है इनर्शिया और दूसरा है इलास्टिसिटी। इनर्शिया इसलिए चाहिए ताकि ताकि मोमेंटम आ सके, ताकि एनर्जी आ सके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ सके, इसलिए इनर्शिया चाहिए, मास चाहिए। और इलास्टिसिटी क्यों चाहिए, कि डिस्टर्बेंस हम बार बार कर सके, वो बार बार रिकवर करे, बार बार उसको डिस्टर्ब करे, इसलिए इलास्टिसिटी चाहिए। इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वेव पल्स तो भेजोगे, वेव ट्रेन नहीं भेज पाओगे। मीडियम की ये दो रिक्वायरमेंट थी। तो जितनी भी हम सारी बातें कर रहे हैं ना ये, तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो हम उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वेव को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं बेटा। एक कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, दूसरी वेव होती है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ये सारी कहानी जो मैं कह रहा हूं बेटा, ये मैकेनिकल वेव के लिए वैलिड है। इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, रिक्वायर्स नॉन मैकेनिकल मीडियम को, नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम नहीं मांगता है, इसको मीडियम नहीं मांगता है, ठीक है ना। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ये और भी लल्लन टॉप वेव होती है, ठीक है ना, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की। इट कैन ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ये है बेटा नॉन मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव वो होती है जो किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, जिसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, नॉन मैकेनिकल वेव डजंट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। आ रही बात समझ में बेटा आप लोगों को। ये रहा आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा ऑफ वेव। लेकिन अब हम फोकस करते हैं मैकेनिकल वेव पर और डीपली, और डीपली। तो अगर हम इसको बांटना चाहें, इसको बांटना चाहें तो हम दो कैटेगरी में मैकेनिकल वेव को बांट सकते हैं। देखो भैया, हम 11th क्लास के अंदर जो वेव पढ़ रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर डेडिकेटेड है, उसको बोलते हैं ईएम रेडिएशंस, ईएम वेव्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर है, वहां पढ़ेंगे। यहां पर हमें किस चीज की बात करनी है बेटा, यहां पर हमें बात करनी होगी बहुत सिंपल मैकेनिकल वेव्स के बारे में। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग की बातें करेंगे, साउंड वेव की बातें करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आइए भैया बढ़ते हैं आगे मैकेनिकल वेव के बारे में और आगे करते हैं चर्चा। तो देखिए दो कैटेगरी जो इसकी बनती है, एक होती है भैया ट्रांसवर्स वेव कहते हैं उसको, और दूसरी होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। पहले करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वो चलते नहीं है अपनी जगह पर, ऑसिलेट वाइब्रेट करते हैं बस। कैसे करते हैं? जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर वेव जाएगी ऐसे तो पार्टिकल चलेगा ऐसे, टू 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 टू। वेव जाएगी ऐसे, पार्टिकल चलेगा ऐसे, टू 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 टू, पार्टिकल चलेगा ऐसे। ये आपको ध्यान, वेव इधर जाएगी, पार्टिकल इधर भाग रहा होगा, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ट्रेवल्स ट्रैवल, या पार्टिकल्स होना चाहिए, पार्टिकल्स ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ propagation, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल्स ट्रैवल along the propagation of, it should not travel, it should like oscillate. Particles don't travel here, they oscillate. Particles oscillate along the propagation of it. ठीक है, यहां पर भी बेटा ट्रैवल इज नॉट द राइट वर्ड, इट शुड बी ऑसिलेट, ठीक है। तो अब यहां पर होता क्या है, जब ये परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं ना, तो वेव की जो शक्ल बनती है वो बनती है कुछ क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में, ऐसी शक्ल बनती है। ये है आपकी ट्रांसवर्स। और जब अलोंग और इस तरीके से जाते हैं ना, अलोंग द वेव ऑसिलेशन होती है, ठीक है, तो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन बनता है। कहीं कहीं पर वो पास आ जाते हैं, कहीं कहीं वो दूर चले जाते हैं, तो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन बनता है। जहां जहां पर ये पास आ जाएंगे मीडियम के पार्टिकल्स, वहां पे क्या बनेगा बेटा? कंप्रेशन बनेगा। दूसरा क्या ले ले? कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है आपको? कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन की फॉर्म में चलती है। ये है कंप्रेशन, ये है रेरिफेक्शन। और यहां बन रहा है बेटा क्रेस्ट, टॉपमोस्ट पॉइंट, ट्रफ, बॉटमोस्ट पॉइंट। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो होती है वेवलेंथ, या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है अब वो होती है वेवलेंथ। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ रही है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है या फिर वो वेवलेंथ। आगे बात समझ में आप लोगों को, इस तरीके से हम वेवलेंथ को लिख सकते हैं। ये हमारे पास बेटा वेवलेंथ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव समझ में आई। एग्जांपल की बात करें तो जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग्स इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और बहुत सारी वेव्स ऐसी जो दोनों का मिक्सचर होता है, उसमें कुछ कहना कि भैया ये प्योर ट्रांसवर्स है या प्योर लॉन्गिट्यूडनल है, सही नहीं है, मिक्सचर होता है। जैसे सीज्मिक वेव्स जो अर्थ क्रस्ट में चलती है, भूकंप में जो वेव्स आती हैं बेटा उसको बोलते हैं सीज्मिक वेव्स। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। वाटर रिपल्स भी दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना, सरफेस पर जो चल रही है। लेकिन पानी के अंदर कोई अगर वेव पैदा हो रही है अंदर बल्क में, तो बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल होगी।
लेकिन सरफेस पर सरफेस टेंशन के कारण ट्रांसवर्स वेव पैदा हो सकती है, ठीक है ना, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इतनी मोटी मोटी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ वेव पर कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द वेव मैथमेटिकली, मैथमेटिकली वेव को कैसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव हमारे पास है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। देखो भैया यहां पर आ गए हैं तीन तीन वेरिएबल, मैथमेटिकली चीजों को समझना थोड़ा सा होगा टफ, ठीक है ना, लेकिन ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे आप, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारे पास आ रही है तीन तीन वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? पहला वेरिएबल हमारे पास टाइम का है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास एक्स का है, और तीसरा वेरिएबल हमारे पास वाई का है। तो टी रिप्रेजेंट्स टाइम, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट? एक्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल, एक्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल, कि कौन से पार्टिकल की बात हो रही। देखो दिस इक्वेशन इज समवट सिमिलर टू एसएचएम, कहीं ना कहीं ये सिंपल हार्मोनिक जैसी इक्वेशन आपको लग रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में केवल एक पार्टिकल था, यहां पर एक नहीं, यहां पर अनेक पार्टिकल्स हैं, यहां पर एक नहीं, यहां पर अनेक पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पर हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, तो किस पार्टिकल की बात हो रही ये कैसे मालूम पड़ेगा? किस पार्टिकल की बात हो रही ये कैसे मालूम पड़ेगा? एक्स से, ठीक है। तो वाई क्या है बेटा? वाई है उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, एक्स पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वाई है, ठीक है। तो जब हम लिख रहे हैं वेव इस तरीके से लिख रहे हैं, तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही? वेव किस डायरेक्शन में जा रही? वेव एक्स में जा रही, और पार्टिकल किस में जा रहे? पार्टिकल वाई में जा रहे। तो हम कह रहे हैं वेव इज ट्रेवलिंग along x axis and particles are oscillating along y axis। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अच्छा भाई देखो यहां पर y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट है? तो y द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x लोकेशन पर बैठे हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है। एक्स पोजीशन पर बैठे हुए पार्टिकल का मतलब अगर मैं x चेंज कर रहा हूं ना तो मैं पार्टिकल को बदल रहा हूं, अगर मैं x चेंज कर रहा हूं तो मैं पार्टिकल को बदल रहा हूं, ये बात समझनी है आपको। तो किसी भी पार्टिकल x की जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ बदल रही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x एट टाइम t, ये है भाई एट टाइम t, ठीक है। किस पार्टिकल की बात हो रही? पार्टिकल एट एक्स की बात हो रही। किस टाइम पे हो रही? टी टाइम पे हो रही, टी टाइम पे हो रही। तो हमने ये लिख दिया यहां पर। आई बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पर क्या हो रहा। हमने कहा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है, और अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह रहे हैं यहां पर a है एम्पलीट्यूड, बताइए आप लोगों एम्पलीट्यूड। अभी हमने ताजा ताजा एचएम में पढ़ा है। ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा। के क्या है भैया? के है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, और फाई है आपका इनिशियल फेज, या फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हो, फाई इज द फेज कांस्टेंट। इक्वेशन में कांस्टेंट की तरह पढ़ा रहेगा ये, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो भैया ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको एचएम में भी बताया था, इट इज 2 पाई एफ, राइट। सिमिलरली एंगुलर वेव नंबर के को हम क्या लिख सकते हैं? तो बेटा ये होता है 2 पाई इंटू वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर का मतलब होता है, वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ। तो भैया यूनिट लेंथ में कितने वेव्स हैं? अगर आप यूनिट ले रहे हैं ऐसा यूनिट से रहे हैं तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आ रही,
1 मीटर में कितनी वेव समा सकती हैं, दैट इज द वेव नंबर। और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके हम एंगल के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए यहां पे यूज कर रहे हैं एंगुलर वेव नंबर, ठीक है ना। अब देखो, वेव की एक रफ्तार होती है, वेव की एक रफ्तार होती है, बोलते हैं वेव स्पीड, कि वेव कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही, मतलब एनर्जी किस रफ्तार से आगे जा रही, मोमेंटम किस रफ्तार से आगे जा रहा, एनर्जी और मोमेंटम किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वो है वेव स्पीड। कितनी होती है वेव स्पीड, तो बेटा वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो न्यू और v काफी सिमिलर दिखते हैं, इसलिए मैं f का इस्तेमाल करता हूं, मैं लिख रहा हूं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी को आई कैन राइट ओमेगा बाय 2 पाई, आई कैन राइट ओमेगा बाय 2 पाई, राइट, एंड लैम्डा आई कैन राइट 2 पाई बाय के, 2 पाई बाय के, सो आई राइट 2 पाई बाय के, 2 पाई कट गया, v के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, v एक एफ लैम्डा तो है ही, दूसरा ओमेगा बाय के भी है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको करना है याद, रट डालो इन दोनों फॉर्मूला को, बेटा याद होने चाहिए आप लोगों को। क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा या v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, याद कर लो इन दोनों फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये दोनों फॉर्मूलाज, आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, कंठस्थ। देखो बच्चों, पुराने जमाने की अगर बात की जाए तो वहां पर चलती थी गुरुकुल प्रथा, मतलब लोग अपने बच्चों को आश्रम में भेजा करते थे, और वहां पर होते थे हमारे टीचर्स, गुरु। और गुरु जो होते थे ना, ठीक है ना, उनका मतलब जो बच्चे थे एकदम, जो गुरु ने कह दिया वो हमें कर देना है, जो कह दिया वो कर देना है, दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन टू द गुरु, ठीक ना, कि जो उन्होंने कहा सर मैं ये क्यों करूं, क्या ऐसा करने से हो जाएगा सर, आर यू श्योर सर, दे डोंट डाउट देयर टीचर्स, दे डोंट डाउट देयर गुरुस, ठीक ना, गुरु ने कहा है तो वो करना है, गुरु ने कहा है तो वो करना है। देखो विद्या तब मिलेगी जब आप स्टूडेंट बनोगे, स्टूडेंट बनने के लिए आपको गुरु चुनना पड़ेगा, अपना गुरु किसी को मानना पड़ेगा, गुरु किसी को बनाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि मुझे गुरु बनाओ बेटा, बच्चों जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसे अपना गुरु बनाओ, ठीक है ना। हर बच्चे का लेवल अलग है, हर टीचर का लेवल अलग है, हर बच्चे का लेवल अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसको अपना गुरु बनाओ, ठीक है ना। बट एक बार जब किसी को अपना गुरु बना लिया ना, तो बस अब जो गुरु कहेगा वो आपको करना है, इस बात को आप समझ लो बेटा, ठीक है ना। क्यों, उस जमाने पे गुरु बोलते थे भैया जाओ और गीता को रट डालो, कंठस्थ करो, तो शिष्य सुबह सुबह 4 बजे उठकर बैठ जाते थे गीता खोलकर, और रटने में लगे पड़े हैं उसको, मतलब श्लोक पे श्लोक याद करने में लगे पड़े हैं, मतलब इतना याद कर लेते थे कि भैया कोई भी श्लोक, किसी भी पंक्ति, किसी भी पेज पे बोलो उनको तो उनको याद होता, ठीक है ना। शिष्य को नहीं मालूम कि भैया इसको याद करके उनका क्या बेनिफिट होने वाला है, और ना ही गुरु कहता था कि आपका ये बेनिफिट होने वाला है, गुरु कहता था भैया मैंने बोला ना याद करो, ठीक है ना, और बच्चे लगे रहते थे उसको याद करने के, ठीक है ना। तो ये थी बेटा गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है ना। इतना आदर होता था और इतना सम्मान होता था कि भैया अगर टीचर ने कह दिया कि याद करना है तो याद करना है, और बच्चों को बाद में जाकर मालूम पड़ता था, बाद में जाके एहसास होता था कि अगर गुरु ने हमको गीता याद करने के लिए कहा है तो उसका क्या बेनिफिट है। जब वो गीता को अपनी लाइफ के हर एक पार्ट में लगता हुआ देखते थे, हर वक्त अपनी लाइफ में जीते हुए उस गीता के हर एक श्लोक का एक रिजेंबलेंस देखते थे, जब उनको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता था और उनके डिसीजन से प्रेरित होते थे उस गीता के श्लोक से, उनको याद आता था कि यही सेम सिचुएशन तो गीता में एक्सप्लेन की गई थी। इतना ज्यादा ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन जब गुरु ने कहा कि रट डालो, और जिस बच्चे ने ये सोच लिया ना कि यार क्यों रटे, बस गुरु कह रहा है इसलिए याद कर ले, हम तो नहीं करते, ठीक है ना। जिस बच्चे ने ऐसा सोच लिया वो पूरी जिंदगी उस ज्ञान से अधूरा रह जाएगा, और जो गुरु चाहता था कि बच्चों की जिंदगी में वो वैल्यू एडिशन हो, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर बेटा मैं कह रहा हूं ना कि ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं तो करने हैं, कोई शक मत रखो अपने दिल के अंदर कि मैं करूं कि ना करूं,
बाद में टीचर से पूछ रहे हो सर इससे हो जाएगा ना, अरे भैया मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है ना, बड़ा अजीब लगता है तो लोग कहते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे हो जाएगा ना। इतने मासूम बच्चे हमारे हैं भाई, क्या बताए। अरे भैया ये मजाक लग रहा है क्या आपको? बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं सर आप बहुत सारा कंटेंट दे रहे हो, इतना कंटेंट दे रहे हो कि आपका लेक्चर जो है 1 घंटे का होता है, नोट्स बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। इतना कंटेंट दे रहे हो सर आप, और कुछ बच्चे वही पूछ रहे हैं मतलब सर हो जाए। ये बच्चे वही हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो कर नहीं रहे हैं, बस उनको ये ठप्पा चाहिए कि ये कर लिया तो हो जाएगा। अरे भैया ये तो करना ही पड़ेगा, और इतना कंटेंट दे दिया है कि काफी कंटेंट है, इतना कंटेंट आपको दे दिया है। मतलब हमको मिले थे 68 लेक्चर्स पूरी 11th कराने के लिए, जिसमें जितना कंटेंट था सब दे सकता था दे दिया है अब आपको। अब गेंद बेटा आपके पाले में है कि कितना आप उससे बेनिफिट उठा सकते, कितना बेनिफिट उठा सकते, ठीक है ना। मतलब बच्चों के भोलेपन पे मुझे बड़ी मतलब बहुत हंसी आती है। इशार हो जाएगा ना इससे, ये मैं कर लूं तो मेरा हो जाएगा ना, इस पे सीरीज इनफ शार। अरे बेटा इनफ है, इनफ नहीं होती तो क्यों लेकर आते आपके लिए, इतनी मेहनत क्यों करते? आधा पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हम, सोच के देखो। आधा पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे बेटा, हम पूरा पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आधा ज्ञान तो बल्कि और डेंजरस है, ना यहाँ के ना वहां के टाइम हो गया वेस्ट। पूरा पढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा, तभी सिलेक्शन होगा ना भाई। सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए कि बस मजे के लिए आ रहे हो? बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ कमेंट करके बताओ कि आपको सिलेक्शन मांगता कि नहीं मांगता। कमेंट करके बताओ कि आपको सिलेक्शन मांगता कि नहीं मांगता, ठीक है ना। सिलेक्शन मांगता तो बेटा पढ़ डालो, पढ़ डालो, जो कह रहा हूं वो कर डालो, जो याद करने को कह रहा हूं वो कर डालो, ठीक है ना। और क्वेश्चन लगाते रहो बेटा, प्रीवियस ईयर्स बहुत जरूरी है, वो साथ में करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, और आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम लल्लन टॉप। आइए बढ़ते हैं आगे बेटा। हमने कहा वेव स्पीड हमारे पास है ओमेगा बाई के या एफ लैम्डा के बराबर, ठीक है। अच्छा सर, आपने सर एक बात यहां पर और कही कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही एक्स एक्सिस के अलाउ, लेकिन आपने यहां पर एक बात नहीं बताई कि वेव जा रही पॉजिटिव एक्स में या वेव जा रही नेगेटिव एक्स में, वेव जा रही पॉजिटिव एक्स में या वेव जा रही नेगेटिव एक्स में। तो देखो बच्चा ध्यान देना यहां पर बात को। अगर वेव इक्वेशन के अंदर x और t के जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव है दोनों के दोनों, या सेम साइन के हैं दोनों के दोनों, तो वेव जाएगी नेगेटिव x में। और अगर अपोजिट साइन के हैं तो वेव जाएगी पॉजिटिव x में। ध्यान रखना इस बात को, मैं लिखता हूं यहां पर कि अगर x एंड t के कोफिशिएंट्स, अगर x एंड t के कोफिशिएंट्स अपोजिट साइन के हैं तो वेव जाएगी इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर x एंड t के कोफिशिएंट्स अपोजिट साइन के हैं तो वेव जाएगी नेगेटिव x में एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर ये उल्टा लिख दिया मैंने, सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के नहीं है, सेम साइन के हैं, सेम साइन के, तो वेव जाएगी नेगेटिव एक्स में। और अगर दोनों अपोजिट साइड के हैं, साइन के हैं, तो हो जाएगी पॉजिटिव एक्स में। दैट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा। तो यहां पर t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, मतलब वेव जाएगी पॉजिटिव एक्स में, वेव जाएगी पॉजिटिव एक्स में। आई बात समझ में? इसलिए मैंने माइनस साइन वाला इक्वेशन लिखा कि मैंने पॉजिटिव साइड में जाती हुई वेव को कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव की इक्वेशन आ रही है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे, दो चीजें बनाकर देखेंगे, ठीक। हमने कहा कि भैया y हमारे पास है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस,
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम की रिस्पेक्ट में, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का हो रहा इस्तेमाल जब एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता हुआ पाया जाता है, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक को वेरिएबल मान रहे, दूसरे को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे। एक्स को कांस्टेंट करने का मतलब है आपने पार्टिकल को फिक्स कर दिया। एक्स को कांस्टेंट करने का मतलब है आपने पार्टिकल को फिक्स कर दिया। पार्टिकल इज फिक्स्ड। फिक्स था, रुका नहीं हो गया, मतलब पार्टिकल कौन सा है वो फिक्स कर लिया। बहुत सारे पार्टिकल है ना, उनमें से एक पार्टिकल को चुन लिया, पार्टिकल इज चुन लिया, ठीक है ना। अब उस पार्टिकल को समय के साथ चलता हुआ देख रहे, उस पार्टिकल को, बाकी को नहीं देख रहे, उस पार्टिकल को समय के साथ चलता हुआ देख रहे। तो समय के साथ वो जिस तरीके से चल रहा है उसी को तो हम उसकी रफ्तार कहेंगे। तो डेल वाई बाय डेल टी इज द पार्टिकल वेलोसिटी। क्या है ये? वीपी है। वीपी मतलब पार्टिकल वेलोसिटी है। आई बस समझ में? वीपी इज पार्टिकल वेलोसिटी, तो आपको मिल रही पार्टिकल वेलोसिटी वीपी। अब वीपी कितना होगा? तो वीपी होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हमने डिफरेंशिएट किया है, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा, एक्स को कॉन्सेंट्रेट किया है, साइन का कॉस बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा, ये हमारे पास आ रहा। आई बात समझ में? दिस इज क्लियर। ओके, तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, और आप चाहो तो उसको लिख सकते हो वीपी इक्वल्स टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब साइन क्या है? साइन है y बाय ए, तो हम लिख रहे हैं ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाय ए का स्क्वायर, एंड वीपी का फॉर्मूला हमको मिल रहा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमको मिल रहा वीपी। मिल गया हमको। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ये कहीं ना कहीं एचएम जैसा इक्वेशन आपको दिख रहा है। पार्टिकल जो है जितना ऊपर जा रहा उसकी रफ्तार उतनी कम हो रही। यहां पर आपको ये भी समझ में आएगा जिन जिन का वाई सेम है उनका वी भी सेम है, जिन पार्टिकल का वाई सेम है उन सबका वी भी सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। अभी डायरेक्शन की बात भी हम आगे करेंगे, ठीक है। हमने यहां पर डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आया। व्हाट इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स? डेल वाई बाय डेल एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट। किसी भी टाइम पर अगर हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाय डी होता है स्लोप। स्लोप हो गया ये। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की स्लोप मिल रही है हमको, तो स्लोप को कैसे लिखने वाले? देखो हम स्लोप लिखी जाएगी कैसे? एक एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस के बाहर आएगा, माइनस के बाहर आएगा, तो स्लोप विल बी माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ये स्लोप हमको मिल गई। तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी मिल गई, स्लोप मिल गई। दोनों को अगर डिवाइड करते तो क्या होगा? यहां लिखता हूं मैं, यहां पे आपको शो करता हूं कि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट पढ़ने पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तब वो बार बार आगे पीछे करके देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम कह रहे हैं कि वीपी बाय स्लोप क्या है? वीपी बाय स्लोप क्या है? तो ए से ए कट रहा, कॉस से कॉस कट रहा, माइनस बच रहा एक, ओमेगा बाय के आ रहा, ओमेगा बाय के आ रहा। ओमेगा बाय के तो भैया वेव स्पीड होती है, हम कह रहे हैं पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल वेलोसिटी भी बोल सकते हो यहां पर, अब इज माइनस स्लोप टाइम्स वेव स्पीड। ठीक है, वेव स्पीड, स्लोप टाइम्स वेव स्पीड। हमारे पास ये आ रहा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्लोप टाइम वेव स्पीड। क्या है देखते हैं उसको, मतलब समझने की कोशिश करो। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये वेव जा रही है आपकी तरह, वेव जा रही है, और हम कह रहे हैं कि वेव जा रही है राइट में, वेव जा रही है राइट में। ठीक, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, तो यहां पर जो स्लोप बनाएंगे हम, स्लोप ऐसा नहीं ना, ये स्लोप तो पॉजिटिव आ रही है, वेव स्पीड भी पॉजिटिव है, तो जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है ना वो माइनस स्लोप टाइम्स वेव स्पीड होती है। तो वेव स्पीड भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल नेगेटिव होगी। इसका मतलब पार्टिकल कहीं जा रहा होगा? पार्टिकल जा रहा होगा नीचे, पार्टिकल जा रहा होगा नीचे। आई बात समझ? अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये यहां पर स्लोप है नेगेटिव, यहां पर स्लोप है नेगेटिव। ठीक, अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप क्या है बेटा? नेगेटिव स्लोप हमारे पास है, ठीक है।
तो हम यहां पे क्या कहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, एंड वेव स्पीड तो पॉजिटिव ही है, वेव स्पीड तो पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, ऊपर है, ऊपर है। ऐसे ही आप डिफरेंट पॉइंट्स पर देख सकते हो कि स्लोप की डायरेक्शन कहां है। तो बेटा आप कमेंट करके बताएं इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर या नीचे। पार्टिकल मैं इसको बोल देता हूं ए, और ये पार्टिकल लेता हूं यहां पर बी। तो यू हैव टू टेल ए एंड बी के वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, कमेंट नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट बताए पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी का रफ्तार का डायरेक्शन क्या है, नीचे है कि ऊपर है, फटाफट बता दे जल्दी से बेटा, जल्दी से। तो देखो बेटा यहां पर स्लोप है नेगेटिव और यहां पर स्लोप है पॉजिटिव, राइट। जहां स्लोप पॉजिटिव है वहां पर वीपी नेगेटिव हो गया, मतलब नीचे जा रहा होगा पार्टिकल, और जहां पर स्लोप नेगेटिव है वहां पर वीपी पॉजिटिव हो गया, पार्टिकल जा रहा होगा ऊपर। अब कुछ बच्चों को लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट तरीका बता रहे हो आप, कुछ और सिंपल बताओ, कुछ और सिंपल बताओ। तो बेटा एक सिंपल तरीका यह है कि आप अगले इंस्टेंट में वेव को आगे बढ़ाकर देख लो, ठीक है। ये वेव है ना, अगले इंस्टेंट में वेव कहां जाएगी, अगले इंस्टेंट पर वेव कहां जाएगी, तो हम वेव को बढ़ाएंगे ऐसे आगे। हम कहते हैं वेव आगे जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो वेव बढ़ेगी आगे, ये वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा। देखो बंदा देखो, ये जो पार्टिकल है ना ये नीचे जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है ऐसे, जो ये वाला पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है ऐसे, जो ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है। आई बात समझ में, सेम मैच कर रहा है आपका, सेम मैच कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपका काम चल रहा है जैसे यहाँ पे दिख रहा था, सेम मैचिंग हो रही है। तो आप वेव को हल्का सा आगे बढ़ाकर देख लो ना कि पार्टिकल किधर जा रहे हैं, पार्टिकल किधर जा रहे हैं, जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। हमने एक एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, एक एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो बेटा आता है आपके पास del 2 y by del t स्क्वायर, कीपिंग x कांस्टेंट, del 2 y by del x स्क्वायर, कीपिंग t कांस्टेंट, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये आता है बच्चा, ठीक है, ये आता है आपके पास। ये हो गया बेटा v स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। लिखता हूं दोबारा से, del 2 y by del t स्क्वायर keeping x constant is v square, del 2 y by del x square keeping t constant। ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जो भी इक्वेशन इसको फॉलो करेगा वो एक वेव कहलाएगा। एंड नॉर्मली जो जो x प्लस माइनस वी टी इस रूप में दिखने वाले फंक्शंस होते हैं, जो जो इस रूप में दिखने वाले फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मली इसको फॉलो करते हैं और वो एक वेव इक्वेशन बन जाते हैं, वो एक वेव इक्वेशन बन जाते हैं। ओके, तो नॉर्मली इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। अब आपको सर हमें इस इक्वेशन में तो ये फॉर्मेट दिख नहीं रहा, आप कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो ये फॉर्मेट दिख नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आना चाहिए, प्लस 5 हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट बताओ, ठीक है। तो हमने देखो सेम फॉर्मेट है, आप के बाहर निकालो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, क्या तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, एक्स माइनस बी टी आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आ गया ना भैया, इस फॉर्मेट में जो रहता है वो बेटा एक तरीके से वेव इक्वेशन को फॉलो करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में अगर आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है तो आप उसको वेव इक्वेशन को मार सकते हो, कह सकते हो कि ये इक्वेशन है और ये जनरल इक्वेशन है। अगर पूरा ट्रस्ट करना है तो आप ऐसे टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये कहानी थी आपकी वेव इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी वेव स्पीड की, भैया वेव की रफ्तार कितनी होती है। अभी आप कहोगे सर दो बातें तो कर ली आपने, कह दो दिया कि वेव का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा, वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, बिल्कुल सही बात। लेकिन देखो वेव की जो रफ्तार होती है ना वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका यह है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरे मुंह से निकलने वाले जो साउंड है वो ट्रैवल कर रही है आगे की तरफ। अब मान लिया मेरे साथ खड़ा है बाला, हमारा बाला,
मेरे साथ खड़ा है बाला, और बाला भी कुछ बोल रहा, बक 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 कर रहा, वो भी बाला कुछ बोल रहा, मैं कुछ बोल रहा। बाला के बोलने की आवाज की क्वालिटी अलग है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है और मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो मान लीजिए बाला है, बाला कह रहा है हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो यू आर माय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो बाला बोल रहा है और बाला की फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो वी आर डिफरेंट सोर्सेज एंड आवर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, आवर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको मोटी सुनाई दे रही है, बाला बोल रहा है, उसके बाद आपको पतली सुनाई दे रही है। कैसे बोल रहा है बाला? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बोलो, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बोलो। ठीक है, आया बात समझ में? तो बाला के बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग, मेरी फ्रीक्वेंसी अलग। तो सोर्स बदलता है तो फ्रीक्वेंसी बदलती है। लेकिन लेकिन मेरे मुंह से निकले हुई साउंड जिस रफ्तार से ट्रेवल कर रही और आगे सुनने वाले तक पहुंच रही, उसी रफ्तार से बाला से मुंह से निकली हुई साउंड भी ट्रेवल करेगी। मतलब जो रफ्तार है ना, वो कौन बोल रहा है सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, रफ्तार मीडियम पे डिपेंड करती है, रफ्तार मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अब मैं मीडियम के उन फैक्टर्स को देखना चाह रहा हूं जिन फैक्टर पर साउंड या वेव की रफ्तार डिपेंड करती है। बट हम दो वेव कंसीडर करेंगे यहां पर। पहली वेव रहेगी वेव ऑन अ स्ट्रिंग, और दूसरी वेव हमारे पास रहेगी साउंड वेव। वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, बेटा ये दो वेव्स हमारे पास यहां पर मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बेटा वेव ऑन अ स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। यहां पर बेटा टी होती है टेंशन, और म्यू क्या होता है? म्यू होता है बेटा लीनियर मास डेंसिटी, या फिर मास पर यूनिट लेंथ। ये है आपका म्यू। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि म्यू क्या होता है। म्यू मालूम पड़ गया आप लोगों को, टी टेंशन है धागे के अंदर, तो म्यू एंड टेंशन। ठीक है, वी क्या है बेटा? वेव की रफ्तार है। अब कई बार ना आंसर को फॉर्मूला जो है वो म्यू के टर्म में नहीं आता, तो हम कह रहे हैं कि हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम एरिया को हम एस से लिखते हैं क्योंकि ए तो हम नॉर्मली एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर रहे हैं चैप्टर में, इनटू लेंथ। तो अगर आपके पास कोई भी एक वायर है तो बेटा वो कुछ इस तरह से वायर होगी, पतली सी होगी, बेटा ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये उसका लेंथ है। ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है, एरिया ऑफ हम एस से लिख रहे हैं, जो इसका वॉल्यूम है वो एस इंटू एल हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, लेकिन मास अपॉन में लेंथ क्या चीज है बेटा? ये तो आपका म्यू है ना, तो डेंसिटी हो गया म्यू बाय एस, म्यू हो गया डेंसिटी इंटू एस। तो डेंसिटी इंटू एस हो गया। तो v की वैल्यू क्या आ रही? तो हम कह रहे हैं v की वैल्यू आ रही अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू एस रो एस। तो या तो आप म्यू लिख लो या तो आप रो एस लिख लो, दोनों में से एक कहानी आपको बनानी है यहाँ। ठीक है, तो ये था वेव ऑन अ स्ट्रिंग। जैसे जैसे धागे में आप टेंशन चेंज करेंगे वैसे वैसे वी भी चेंज हो जाएगा, और जैसे धागे की डेंसिटी चेंज करेंगे या एरिया चेंज करेंगे वैसे वैसे वी भी चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, बट पहले हम साउंड वेव की करते हैं चर्चा। ठीक है, तो बेटा साउंड वेव में हमने कहा कि जो स्पीड होती है ना बेटा, वो होती है बी बाय रो। बेसिकली बी क्या है यहां पर? बल्क मॉडुलस है, और रो क्या है? डेंसिटी है। तो बेटा होता क्या है, आप ये कह सकते हो जो वी होता है ना बेटा, वो होता है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय इनर्शिया। इस तरीके का एक फंक्शन होता है। अब इलास्टिसिटी जो है मीडियम की, ठीक है ना, वो बल्क मॉडुलस से देखी जा रही, और इनर्शिया डेंसिटी से देखा जा रहा है यहां पे। ठीक है ना, तो बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय, मतलब दो फैक्टर का काम आ रहे हैं यहां पर, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, उसका अंडर रूट इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिलता है। तो बी बाय रो हम कह रहे हैं। बट बल्क मॉडुलस क्या होगा? एयर। तो बेटा एयर का जो बल्क मॉडुलस है ना, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस के जरिए एयर में साउंड ट्रेवल कर रही। ठीक है, तो बेटा यहां पर हुए सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट न्यूटन बाबा, न्यूटन बाबा है हमारे पास। ठीक है ना, और न्यूटन बाबा ने कहा कि भैया वेव, जिस साउंड वेव जब एयर में ट्रेवल करती है तो वो ट्रेवल करती है बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस।
वेव का ट्रेवल होना इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो जब उसने कहा कि आइसोथर्मल है और उसने बल्क मॉडुलस निकाला आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो वो प्रेशर पी के बराबर निकल कर आया और उसने फॉर्मूला दे दिया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी बाय रो। लेकिन अरे लेकिन जब प्रैक्टिकली मेजर किया गया तो ये आंसर नहीं मैच किया। मतलब न्यूटन हिस्ट्री में पहली बार गलत साबित हुआ। दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ बेटा देखो, ये भी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गलती करते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गलती करते हैं। आप तो भैया अभी साइंटिस्ट बने नहीं हो ना, अभी तो आप छोटे छोटे स्टूडेंट्स हो, तो आपसे तो गलती होनी जायज है, लाजमी है। अपने आप को बहुत ज्यादा तर्स नहीं करना कि सर हमसे गलती हो गई, हमने गलत कर दिया। गलतियां तो होती रहती है, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलती करे और ना सीखे तो गलत बात है। अपनी गलतियों से सीखते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। सबसे बड़ी बात यही होती है बच्चों, जो अपनी गलती कर करके सीखता जाएगा वो हमेशा सही रास्ते पर पहुंचता जाएगा। न्यूटन ने कर दी है गलती, इसको ठीक करने के लिए आया लाप्लास करेक्शन। someone's loss is someone's gain। एंड लाप्लास ने कहा कि जिस प्रोसेस के जरिए साउंड ट्रेवल करती है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है बी एडियाबैटिक। जब आपने निकाला तो बेटा इसकी वैल्यू आई गामा टाइम्स पी, गामा टाइम्स पी, और जो v की वैल्यू आ रही वो आ रही अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स पी बाय रो। तो v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। ये हमें v की वैल्यू मिल गई, इतनी रफ्तार होती है। अब इसको हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन से ट्रीट कर देखें तो इसका एक फॉर्मूला और बनता है बेटा, बन जाता है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। तो टेम्परेचर के टर्म में, प्रेशर के टर्म में ये फॉर्मूला आ रहा, टेम्परेचर के टर्म में और प्रेशर के टर्म में ये फॉर्मूला आ रहा। लेकिन यहां पर दो वेरिएबल्स है, एक प्रेशर भी है और एक रो भी है। मोलर मास तो चेंज होगा नहीं, डेंसिटी बदल सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं यहां पर कह रहा था कि देखो यहां पर दो वेरिएबल्स है, तो होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है और पी बाय रो का रेशियो सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रेशर के चेंज से कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर टेम्परेचर आपने फिक्स रखा है तो, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको ऐसा बन जाता है कि हाउ वुड स्पीड ऑफ साउंड change if pressure is made for T, T is made for V। अगर प्रेशर को 4 टाइम्स कर दिया गया तो स्पीड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है ना, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है ना, तो हमारे पास दो फॉर्मूला देखो, पी वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। दो फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और प्रेशर को 4 टाइम्स कर दिया तो प्रेशर को बढ़ाने पर डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। प्रेशर को 4 टाइम करोगे, डेंसिटी भी 4 टाइम, रेशियो सेम। तो हम इस फॉर्मूला देखेंगे, हम इस फॉर्मूला देखेंगे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और एम और आर और गामा सब कांस्टेंट ही है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, वी विल बी अनचेंज, वी विल बी अनचेंज। तो बेसिकली v जो है वो डायरेक्टली रूट टी है, टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो v चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें मास चेंज हो सकता है और वो है ह्यूमिडिटी की कंडीशन। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी साउंड की रफ्तार पे ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या है, साउंड की रफ्तार पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या है। तो बेटा यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना बेटा। अगर हमारे पास दो दो एयर है, एक है ड्राई एयर और दूसरा है ह्यूमिड एयर, तो बढ़िया मोलर मास किसका ज्यादा होगा, मोलर मास किसका ज्यादा होगा, ड्राई एयर का
या ह्यूमिड एयर का? किसका मोलर मास ज्यादा होगा, ड्राई एयर का होगा कि ह्यूमिड एयर का होगा? बेटा पॉज एंड कमेंट, कमेंट बॉक्स में बेटा अपने आंसर को लिखो कि ड्राई एयर का मोलर मास ज्यादा है कि ह्यूमिड एयर का मोलर मास ज्यादा है। कमेंट में बेटा लिख के बताओ किसका मोलर मास ज्यादा होगा, ड्राई एयर का या ह्यूमिड एयर का, किसका मोलर मास ज्यादा होगा? बेटा कमेंट में लिखकर बताना है आपको किसका मोलर मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ह्यूमिड एयर का मोलर मास ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो भारी जैसा फील हो रहा है, लग रहा है कि वो भारी है सर, लग रहा है ह्यूमिड एयर भारी है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर गेम इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट द आंसर इज ड्राई एयर का मोलर मास ज्यादा होता है। बेटा कौन भारी होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है बेटा? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? तो नाइट्रोजन का होता है बेटा 28 ग्राम। पानी का मोलर मास क्या होता है? पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम। उड़ी बाबा, ई का हो गया। मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जिससे मैक्सिमम आपका एयर बना है, 99% जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। बाकी 1% में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह वगैरह, वाटर वेपर्स, बाकी सब कुछ वो उसमें रहते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे कि अगर एयर की बात करें, ड्राई एयर की बात करें, तो उसमें 99% तो 28 ग्राम और 32 ग्राम के आसपास है। तो इसका मतलब एयर का, ड्राई एयर का मोलर मास लगभग 29 होता है, 29 ग्राम होता है। पानी का 18 ग्राम, पानी का 18 ग्राम है। तो अगर आप एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स को निकालो और उसकी जगह पे पानी के मॉलिक्यूल्स को डालो, मतलब अगर आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन निकाल दिया और H2O डाल दिया, एयर हल्की होगी कि भारी होगी बेटा? मोलर मास कम हो जाएगा। मोलर मास की रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको रखना तो 1 मोल ही है ना। मोलर मास की रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको रखना तो 1 मोल ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बराबर ही रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा ये हुआ कि ह्यूमिड एयर का मोलर मास क्या होता है? कम होता है। तो अगर हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं तो बेटा मोलर मास क्या होता है? ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पर मोलर मास घट रहा, स्पीड बढ़ रही, तो स्पीड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। तो भैया कितने बच्चे बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए इस क्वेश्चन के ऊपर? कितने बच्चे बोल्ड हो गए? कितने बच्चों ने इंट्यूशन के बेस पर आंसर दिया? कितने बच्चों ने कहा कि मेरा आंसर ये इसलिए आ रहा क्योंकि मुझे लग रहा? बच्चों के पास एक ऐसा ज्ञान जो किसी ने दिया नहीं, फिर भी उनके पास। आई बात समझ में बच्चा? बढ़े आगे। मैंने कहा एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल तो बनता है, न्यूमेरिकल तो मस्ट है, न्यूमेरिकल तो बनता है, एक न्यूमेरिकल हम जरूर करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा मोटा न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि यहां पर हम, हमारे पास एक हमने वेव पल्स दे दिया, झटका मार के छोड़ दिया, अब वेव पल्स ऊपर भाग रही है। इस रोप का मास m है, लेंथ l है। कितने समय में ये वेव ऊपर पहुंच जाएगी? फाइंड द टाइम फॉर वेव रीच द टॉप ऑफ द रॉप। रोप के टॉप तक पहुंचने के लिए कितना समय उसको लग जाएगा? रोप के टॉप तक पहुंचने के लिए कितना समय उसको लग जाएगा? तो हम कह रहे हैं देखो यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, जो कि नीचे से कितना ऊपर है? एक्स डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। यहां पर कितना टेंशन होगा? तो यहां पर टेंशन निकालने के लिए आप इसके नीचे वाले रोप का एफबीडी बनाएंगे। जो इसके नीचे वाला रोप है उसकी लेंथ तो एक्स है, तो हम कह रहे हैं एल लेंथ में मास एम है, 1 लेंथ में मास है एम बाई एल, एक्स लेंथ में मास है एम बाई एल इंटू एक्स। तो जब हम इसका एफबीडी बना रहे, नीचे वाले का एफबीडी बना रहे, तो इसका वेट आ रहा एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी आ रहा, इसको उठा रहा ऊपर का टेंशन टी, इसको उठा रहा ऊपर का टेंशन टी। जो टेंशन टी ऊपर लग रहा, जो टेंशन टी ऊपर लग रहा बेटा, ये टेंशन टी किसके बराबर है? एम बाई एल एक्स इंटू जी के बराबर है। तो टेंशन की वैल्यू मिल रही, कितनी मिल रही? एम बाई एल एक्स इंटू जी मिल रही। तो बेटा स्पीड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होती है। तो अंडर रूट ऑफ टी, टी कितना है? एम बाई एल एक्स इंटू जी है, और म्यू कितना है? एम बाई एल ही है, एम बाई एल ही है। तो एम बाई एल कट गया, वी की वैल्यू आ रही रूट एक्स जी के बराबर। दैट मींस इसमें स्पीड बराबर नहीं रहेगी, इसमें स्पीड वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक जुगाड़ हमारे पास और है,
जिससे हम इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। पहले हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। हम करते हैं देखो वी स्क्वायर, ठीक है। लेट अस डिफरेंशिएट दिस। तो 2v dv बाई डी एक्स बराबर g, v dv बाई डी एक्स बराबर g बाई 2। बेटा ये क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। Acceleration is v dv by dx which is g by 2. Acceleration is v dv by dx which is g by 2. तो एक्सेलरेशन आ रहा g by 2, एक्सेलरेशन आ रहा g by 2। इतनी बात समझ में आई? एक्सेलरेशन आ रहा g by 2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर डालो। अगेन याद करो, मैंने आपको कहा था कि आपको पहले शिष्य बनना है, और शिष्य बनने के लिए, अच्छा शिष्य बनने के लिए विद्या तब आएगी जब पहले अच्छा शिष्य बनोगे। अच्छा शिष्य बनने जो गुरु ने कहा उसको याद करना, कह देना कि याद करो, याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितनी? जी बाई 2। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल रफ्तार है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितनी? जी बाई 2। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम कह सकते हैं कि L बराबर हाफ ए कितना है? जी बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना आ रहा? टी आ रहा 2 अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब ये आंसर भी आप चाहो तो याद कर लो, नहीं याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ये याद होना चाहिए जी बाई 2 के बराबर, ये होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये और ये दो चीजें याद होनी चाहिए। v की वैल्यू, a की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये तो आप निकाल लोगे। 2 रूट L बाई जी आराम से एक लाइन के अंदर निकलता है, ये याद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने आज बहुत सारी बातें करी, वेव के बारे में समझा, वेव इक्वेशन के बारे में समझा, वेव क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती हैं, और इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है, पार्टिकल स्पीड, वेव स्पीड, स्लोप, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में बातें करी, वेव स्पीड के बारे में बात करी, स्ट्रिंग के ऊपर बात करी, साउंड की बात करी, वेरिएशन देके ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करा, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चर्चा करी, कंटेंट बहुत सारा दे दिया आप लोगों को। बैठ के नोट्स बढ़ाओ, उनको याद करो। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।